गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्शपाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह का गद्य खंड अपन ने कंप्लीट कर लिया है और आपका जो पद्य खंड है वो अपन ने शुरू किया है, जिसमें पाठ संख्या 1 और 2 जो है उसका अध्ययन अपन ने कर लिया है। आपके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके उत्तर और अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है वो भी आपको बता दिए गए हैं और आपने अपनी आंसर शीट में उनको लिख भी लिया होगा। अब जो है आपकी पाठ संख्या 3 है, जिसके कवि हैं आपके कुंवर नारायण, जिनका जन्म जो है 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका जीवन परिचय और इनके द्वारा रचित जो कविता है उसका परिचय अपन पढ़ेंगे। तो इनका जन्म जो है सन 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी चक्रव्यूह है 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह है, आत्मजयी प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह। आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, सामान्य पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार उनके हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उन्हें मिले हैं। अब इनके द्वारा रचित जो पंक्तियां हैं उनके माध्यम से ये अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि न जाने कब से बंद, पता नहीं कब से बंद है, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा। घर का दरवाजा खुलने से मतलब है हम अपना जो दिमाग है उसमें सोचते हैं कि हमें कार्य करना चाहिए, तो लेखन कार्य का जो विचार है वो उनके दिमाग में है। उसके लिए उन्होंने कहा जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब, जिस प्रकार से काफी समय से किसी पुस्तक को हमने नहीं देखा हो, अलमारी में वो पड़ी हो और उसके ऊपर मिट्टी, धूल मिट्टी जो है, गर्द जो है जम जाती है जब अपन काफी समय तक उसे नहीं देखते। तो उसी प्रकार से यहाँ कवि जो है उनका कहना है कि मेरे भी जो दिमाग का दरवाजा है खुला और लेखन कार्य का जो कार्य है वो मैंने प्रारंभ किया। तो गर्द से ढकी हुई हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। तो काव्य लेखन का प्रारंभ कब किया इन्होंने? 1950 से। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। तो इनकी कविताएं कैसी थी? लंबी कविताएं थी। और इनका प्रबंध काव्य है, काव्य दो प्रकार का है, मुक्त काव्य और प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य जो है उसमें इन्होंने अपनी रचना रची है जिसका नाम है आत्मजयी, जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिली, ख्याति मिली, प्रतिष्ठा मिली। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में बैठ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक मुख के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उन्हें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है, उसका सहज सौंदर्य भी है। सीधी घोषणाएं, फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीच शब्द है। तो उनकी कविता के बीच शब्द क्या है? संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीच शब्द है। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। किस संवेदना के कवि हैं? नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है। वे व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, मोज खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा
से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यानी मन में उठने वाले जो भाव होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, उनसे संबंधित जो कविताएं हैं वो उन्होंने लिखी। ये तो है आपके कवि का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। अब है आपकी कविता का परिचय। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। तो इन दिनों संग्रह से कौन सी कविता ली गई है इनकी? कविता के बहाने। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से, यांत्रिकता यानी मशीन, यांत्रिकता किसको कहते हैं? मशीनों को कहते हैं। तो यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यहाँ एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। यानी कविता की तुलना की गई आपके चिड़िया से, फूल से और बच्चे से। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, परिणति यानी अंत। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों को इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की हो ही क्यों ना हो। इस प्रकार से जितनी भी सीमाएं हैं वो टूट जाती हैं। दूसरी जो कविता है इनकी बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। तो कविता का नाम क्या है? बात सीधी थी पर, और ली कहाँ से गई है? कोई दूसरा नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस संग्रह से ये रचनाएं ली गई। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित ढांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती। वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सहूलियत यानी सावधान से, आराम से। तो यहाँ जो है 2 कविताएं दी गई है, जिसमें एक तो चिड़िया के बहाने, फूल के बहाने और आपके बच्चे के बहाने, इन तीनों के माध्यम से कविता की तुलना की गई कि किस प्रकार से ये सब एक जैसे हैं, कविता इन तीनों से कैसे श्रेष्ठ है। फिर दूसरी जो कविता है उसमें बात सीधी, यानी कई बार क्या होता है, हम बात सीधी सी कहना चाहते हैं लेकिन शब्दों के उलट फेर के कारण जो बात है वो ऐसी हो जाती है कि उसमें कसावट नहीं रहती, प्रभावहीन हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो इस प्रकार से 2 छोटी छोटी कविताएं जो है कुंवर नारायण की दी गई है, जिनमें से पहली कविता है कविता के बहाने। इसका अध्ययन अपन करेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि कविता एक उड़ान, जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार से कविता भी क्या है? उड़ान। अब कविता उड़ान किस तरीके से करेगी? वही कविता यहाँ भी पढ़ी जा रही है, वही कविता दूसरी जगह पढ़ी जा रही है, वही कविता विदेशों में भी पढ़ी जा रही है। तो कविता भी क्या करती है? चिड़िया की तरह अपनी उड़ान भरती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया की तरह, जिस प्रकार से चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उड़ती रहती है, उसी प्रकार से कविता जो है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, पढ़ी जाती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाती है। अब कविता कहाँ कहाँ उड़ करके जाती है, उड़ करके जाने से कहाँ कहाँ से पढ़ा जाता है, इस बात को चिड़िया क्या जाने। चिड़िया तो ये सोचती है कि सबसे ज्यादा दूर तक मैं ही, चिड़िया क्या विदेश तक जा सकती है? नहीं, तो वहीं रहेगी जहां वो है, यानी आसपास का क्षेत्र वहीं तक रहती है। लेकिन एक किताब है लिखी हुई, उस किताब को, उस कविता को एक व्यक्ति अपने बैग में रख के विदेशों तक ले जा सकता है। और
आज तो ऐसे साधन उपलब्ध है जिनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पढ़ी जा सकती है, कुछ ही सेकंडों के हिसाब से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। तो इस बात को चिड़िया क्या जानती है? बाहर भीतर, इस घर उस घर। चिड़िया क्या करती है? बाहर भी जाती है, भीतर भी जाती है, एक घर में जाती है, दूसरे घर में जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने की माने चिड़िया क्या जानती है? चिड़िया तो सोचती है कि ये सब मैं ही करती हूँ, लेकिन एक कविता जो होती है उसके भी पंख होते हैं और वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और उसे लोग पढ़ते हैं। इस बात को भला चिड़िया क्या जाने कि कविता जो है वो बहुत दूर तक जा सकती है। तो इस प्रकार से कविता और चिड़िया दोनों के बारे में बताया गया है। हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, इसमें भाषा कोई हार्ड नहीं है, सरल सरस प्रवाह में ही हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग इसमें। दूसरा जो है इसमें, कविता एक खिलना है फूलों के बहार। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब कविता एक खिलना है फूलों के बहार, जिस प्रकार से फूल होते हैं वो क्या होते हैं? खिल जाते हैं और अपनी सुगंध जो है वो चारों तरफ बिखेरते हैं। उसी प्रकार से जब कविता लिखी जाती है और जगह जगह पढ़ी जाती है तो उसे कविता का खिलना कहा गया है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल तो यही जानते हैं कि हाँ भाई हम भी खिलते हैं और हमारी ही सुगंध जो है वो चारों तरफ महक जो है वो फैलती है, जबकि ऐसा नहीं है। कविता भी जब स्थान स्थान पर पढ़ी जाती है, जगह जगह पर लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है, तो उसकी भी जो सुगंध है, उसका भी जो महत्व है, उसका भी जो अर्थ है वो चारों तरफ बिखरता जाता है। बाहर भीतर, इस घर उस घर। जिस प्रकार से फूल की सुगंध बाहर भी होती है, इस घर भी होती है, उस घर भी होती है, उसी प्रकार से कविता जो है वो भी हर जगह होती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब फूल तो क्या है, कुछ समय के लिए खिलेगा और खिल करके मुरझा जाएगा। अब बिना मुरझाए महकने के माने कि वो मुरझाए भी नहीं और महकता रहे, इस चीज को फूल क्या जाने। जबकि कविता ऐसी चीज है जो कि कभी भी मुरझाती नहीं है, हमेशा उसी तरीके से महकती रहती है। क्या ऐसा होगा कविता एक व्यक्ति ने पढ़ ली, दूसरा पढ़ेगा तो वो मुरझा जाएगी? कुछ समय निकला तो नहीं, चाहे कितना भी समय निकल जाए उसका वही अर्थ होगा, वही महत्व होगा और उसी अंदाज में लोग जो उनसे पढ़ेंगे। तो कविता एक खेल है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो जब तक फूल खिलता नहीं है, महकता नहीं है और सुगंध नहीं बिखेरता, तो फिर कुछ ही समय के बाद उसका अंत निश्चित होता है, वो मुरझा जाता है। लेकिन कविता जो है वो मुरझाती नहीं है, हमेशा वैसी की वैसी बनी रहती है। तो ये है फूल से फूल। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो अपन क्या कहते हैं कि बच्चा जो होता है किसी रोक टोक को नहीं मानता, किसी के भी घर में आ जा सकता है, कोई उसके लिए ऊंचा या नीचा नहीं होता है, कोई अपना पराया नहीं होता है। लेकिन कविता जो है वो उससे भी ज्यादा बढ़ करके कि जिस प्रकार से बच्चे जो हैं क्या करते हैं, खेलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक घर से दूसरे घर पर, एक अंदर भी बाहर भी, हर एक कोने में। और उसी तरीके से कविता जो है वो भी क्या है, महकती रहती है, हर जगह जाती रहती है, बाहर हो भीतर हो, यह घर हो वह घर हो, चाहे घर का कोई भी कोना या देश का कोई भी कोना क्यों ना हो। तो इस प्रकार से बच्चों से भी ज्यादा स्थानों पर जो है वो कविता जाती है, ना कि बच्चे तो फिर उसी क्षेत्र विशेष में सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन कविता जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान से पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से कविता के बहाने से यहाँ तुलना की गई है तीन चीजों से, बताया गया है कि चिड़िया में और कविता में क्या समानता है और क्या असमानता है। इसी तरीके से फूल और कविता में क्या समानता और क्या असमानता है, बच्चों में क्या समानता और क्या असमानता है, इनके बारे में यहाँ बताया गया है इस छोटी सी कविता के माध्यम से कि किस प्रकार से पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, फूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सुगंध बिखेरते हैं और बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना रोक टोक के जाते हैं। इन्हीं के समान जो है कविता भी जो है
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और अपने सुगंध बिखेरती रहती है। तो इस प्रकार से जो छोटी सी कविता वो हमने पढ़ ली है और साथ ही जो कवि है कुंवर नारायण, इनका जीवन परिचय जो है इसका अध्ययन भी अपन ने कर लिया है और ये देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हिंदी साहित्य में नए दौर के कवियों में, नई कविता के कवियों में अपना योगदान दिया है और प्रबंध काव्य में अपनी रचनाएं लिखी हैं। आत्मजयी रचना से इन्हें प्रसिद्धि मिली है और इनकी जो भाषा है वो परिष्कृत और साफ सुथरी है, उसमें बिना काम का उलझाव नहीं है। जिस प्रकार से अपन ने अभी जो कविता पढ़ी, क्या इसमें कोई उलझाव आ रहा है? कोई ऐसी चीज आ रही है जो तुमको समझ में नहीं आ रही? सब सब अपन को दिख रहा है कि इनकी इनसे तुलना कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, कविता को इन सबसे श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं कि कविता जो होती है वो कहीं भी जा सकती है, उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई जाति पाति का बंधन नहीं है, कोई देश विदेश का बंधन नहीं है, किसी भी भाषा का बंधन नहीं है। तो इस प्रकार से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकती है और ये सभी में जड़ हो चेतन हो चाहे कोई भी हो, उन सभी में नए जीवन का संचार करती है। इस प्रकार से एक के बाद एक उदाहरण देते हुए इन्होंने अपनी कविता को लिखा है। तो इस तरीके से ही अपन ने इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कविता का अर्थ अपन ने देख लिया है। आप इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय अपनी कॉपी में लिख लें, साथ ही पाठ परिचय यानी कविता के परिचय से जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो भी लिख लें और इस कविता को पुनः पढ़ लें। आगे जो इनकी दूसरी कविता और दी गई है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, साथ ही इनके जो अभ्यास प्रश्न उत्तर है वो भी करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण वाले प्रश्न उत्तर जो है 2 चैप्टर के मैंने आपको करवा दिए हैं और 2 चैप्टर के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्थ ग्रहण और सौंदर्य बोध के जो प्रश्न उत्तर है वो आपसे कैसे पूछे जाएंगे, आपको किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है, आपको किस तरीके से उनको लिखना है। तो 2 चैप्टर के माध्यम से आपको लिखने का तरीका आ गया होगा। अब आगे के जो चैप्टर है, हिंदी खड़ी वाले जो चैप्टर है, उनमें मैं आपको अर्थ ग्रहण और सौंदर्य बोध के प्रश्न उत्तर नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि अभ्यास प्रश्न उत्तर अपन कर लेंगे और जब रिवीजन होगा उस समय अपन उन्हें उनकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको जो बचे हुए प्रश्न उत्तर है वो करने हैं। और साथ ही अगर आगे कोई अन्य भाषा का चैप्टर आता है आपके या तत्सम शब्दावली वाली कविता अगर आती है तो उसके आपको प्रश्न उत्तर और साथ ही करवा दूंगी। और अब आपने काम कर लिया होगा, तो काम करने के बाद जो है अपनी नोटबुक यहाँ भेज दें, चेक करवा लें और समय रहते अपना गृह कार्य पूर्ण रखें, क्योंकि बाद में एक साथ अगर ज्यादा हो जाएगा तो आप पे लोड आएगा तो आप उनको कर नहीं पाओगे। और गृह कार्य जिनका पूर्ण हो चुका है वो याद करने का कार्य भी साथ साथ जारी रखें और एक के बाद एक चैप्टर जो है समझते रहे और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लें। धन्यवाद।